देखो द्विब्रोगली तरंग गैसीय व्यंजक में सबसे पहले आप क्या देखेंगे, मैं बताया था न्यूमेरिकल में क्या क्या फार्मूला था, बताओ तुम बताओ अनिता। हाँ एच अपान में अंडर रूट क्या फार्मूला था, लैम्डा इक्वल टू एच बाई टी एच बाई एम बी एच बाई अंडर रूट 2m के बराबर एच बाई अंडर रूट क्या था 2m के बराबर ये वही मेरा अपना जो कहानी है 1,00,000% एग्जाम में पूछेगा। क्या पूछेगा, अभी हम देखो एनालिसिस कराए थे पेपर का, कल नहीं आए, कल हम पूरा पेपर का एनालिसिस कराए। कितना आया था द्विब्रोगली तरंग दैर्घ्य का क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन आए हुए थे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के 22 क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें से याद है किसी को कैसे कैसे आया था, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, इन फार्मूले पर क्या आया था, एमसीक्यू आया था द्विब्रोगली। फिर उसके बाद 2 मार्क्स में क्या आया था, न्यूमेरिकल। 3 मार्क्स में क्या आया था, द्विब्रोगली तरंग दैर्घ्य सूत्र का निगमन। और 5 मार्क्स में क्या रहा था, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण और उससे उसकी क्या व्याख्या ना, प्रकाश ये पूरा व्याख्या ना, जैसे कि तीव्रता की व्याख्या करिए, आवृत्ति की व्याख्या करिए, निरोधी विभव में क्या निर्भरता है, वो सब ये आया हुआ था। ठीक है, आज जो करने जा रहे हैं इसी फार्मूले का डेरिवेशन, इसी फार्मूले का डेरिवेशन में क्या बताया था, द्विब्रोगली जो थे जिस समय वो पीएचडी कर रहे थे उसी के दौरान ये इस फार्मूले को क्या कर दिए थे, प्रूफ, यानी छात्र जीवन में इस फार्मूले को क्या कर दिए थे, प्रूफ कर दिए थे। तो क्या है फार्मूले का डेरिवेशन कैसे है, सबसे पहले आप लिखेंगे यदि फोटान का द्रव्यमान, सबसे पहली चीज अभी हम आपको लिखवाएंगे फोटान के गुणधर्म क्या है, जो आप फोटान 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 कर रहे हैं, लगभग 10 गुण है आपके सिलेबस में। फोटान कई गुण रखता है, कितने गुण है, 10 गुण। नेक्स्ट क्लास में पूरा वो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसे पूरा करा देंगे कि जैसे फोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, फोटान का विराम द्रव्यमान क्या होता है, शून्य, यानी यदि फोटान को रोक दिया जाए तो उसका द्रव्यमान शून्य है, परंतु फोटान इतनी तीव्र गति से गति करता है जिसके कारण उसका द्रव्यमान है। ये भी मैं बताया था पिछली क्लास में कि द्रव्यमान वेग बढ़ने से द्रव्यमान बढ़ता चला जाता है ना, फार्मूला एक है ना, आइंस्टीन के सापेक्षता का सिद्धांत है, m इक्वल टू m नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, यदि विराम शून्य कर दोगे तो इसका द्रव्यमान कुछ नहीं रहेगा, फोटान का कोई अपना द्रव्यमान नहीं है, परंतु यदि ये इतनी तीव्र वेग से चलता है तो उस वेग के कारण इसके अंदर कुछ द्रव्यमान आ जाता है, जिसे फोटान का द्रव्यमान कहा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि माना फोटान का द्रव्यमान m है, क्या है, माना फोटान का द्रव्यमान क्या है, m है, और वेग क्या है बताओ, और इसका वेग क्या होता है, c, प्रकाश का चाल ना, इसका क्या है, वेग c है। तो किसके सिद्धांत से, आइंस्टीन ना, आइंस्टाइन या आइंस्टीन के सिद्धांत से क्या है, E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर क्या हो गया, mc स्क्वायर हो गया ना, पहला इक्वेशन। उसके बाद यानी कहीं ना कहीं कण सिद्धांत है, ये क्या है भाई, कण से ही जो ऊर्जा मुक्त होती है आइंस्टीन का था। फिर प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, किससे, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से क्या हुआ था, E बराबर nhν, मान लो एक ले रहे हो तो मेन तो यही है ना, nhν, आप एक फोटान ले रहे हैं तो E की वैल्यू क्या, hν, और दोनों एनर्जी क्या है, सेम ही है, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 और 2 से क्या हो जाएगा बताओ, mc स्क्वायर बराबर hν, ठीक है।
फिर मैं क्या किया था बताओ, इसे एम सी लिखा, एक सी को यहीं रखो, एक सी को ट्रांसपोज कर दो नीचे आ जाए, तो क्या हो जाएगा एम सी बराबर सी, और न्यू बाई सी बराबर क्या होता है लैम्डा, न्यू बाई सी बराबर सबसे पहले सी बराबर क्या फार्मूला था न्यू लैम्डा बोलो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सी बाई न्यू, सी बाई न्यू, देखो प्रकाश के चार्ज बराबर आवृत्ति उठते तरंग दैर्घ्य से, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे न्यू बाई सी की वैल्यू अगर निकालें तो 1 बाई लैम्डा आ जाएगा, क्या देख लो ट्रांसपोज कर दो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू न्यू बाई सी, ये न्यू बाई सी अगर हम रिप्लेस करें हटाएं तो क्या मिलेगा बताओ एम सी बराबर एच बाई लैम्डा ना, न्यू बाई सी की जगह क्या लिख दिए एच बाई लैम्डा, यहाँ इसके सामने कर दिए लैम्डा, यहाँ लाओ एच बाई एम सी, ये द्रव्यमान मुक्त वेग है जो कि क्या होता है संवेग, क्या होता है संवेग, तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई क्या बन गया पी, फिर यहीं से कुछ कंक्लूजन क्या है बताओ पी, फिर ये एम बी ना द्रव्यमान, अब कहोगे सर यहाँ एम इंटू सी क्यों नहीं लिखे, भाई देखो अगर फोटान की बात करोगे तो फोटान के लिए तो एम इंटू सी होगा, मगर मैं क्या बताया था पिछली क्लास में कि अगर ये पेन भी लगभग प्रकाश के वेग से चल देगा तो इससे द्रव्य तरंगे निकलना चालू कर देंगे, तो पेन लगभग प्रकाश के वेग से चलेगा कि प्रकाश के वेग से चलेगा, लगभग चलेगा, इस पेन के लिए किसी देखो फोटान के लिए तो आप एम सी की कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप कोई द्रव्य जैसे पेन मार्कर वह बताया था पेन नहीं होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा का, क्वेश्चन किस पे आता है डेविसन जर्मन में समझा दिया, ओरली में पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया। डेविसन जर्मन में वो क्या करे थे तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों की क्या करे थे बारीक धार पे ले गए थे, तो हर जगह मिल रहा था वो, यानी हम लोग किसका प्रयोग करे हैं इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन को लगभग प्रकाश के वेग से फेंकते हैं, कैसे फेंकते हैं ये भी कल क्लास में फिर ये बड़ा लंबा चला हम लोग का वान डे ग्राफ जनित क्या क्या बता ले गए आपको, कि उस समय जिस समय ये खोज हो रहा था उस समय इतना हाई वोल्टेज उत्पन्न करने का कोई सोर्स ही नहीं था, जब वान डे ग्राफ जनित वगैरह आया जो लगभग 30 से 40 लाख वोल्टेज को जनरेट कर सकता था, तब जाकर के इलेक्ट्रॉनों को क्या किया गया त्वरित, तब जाकर के उनका वेग इतना बढ़ाया गया, तो हमें क्या पता चला डेविसन और जर्मन प्रूफ करे, 1905 में आइंस्टीन बताओ थ्योरी देते हैं, और वो प्रूफ कब होता है 1928 में डेविसन जर्मन जाकर के करते हैं, तो काफ़ी लंबा हुआ ना 23 साल, क्योंकि उसमें उतने उपकरण और डिवाइस नहीं थे। तो चलिए तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी हो गया, ठीक है, फोटान की बात रहेगा तो एच बाई क्या कर देंगे एम सी, अब मान लो कोई और कण रहेगा तो उसके लिए एम इंटू बी क्या हो जाएगा एम इंटू बी हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद हम क्या बताए थे आपको बताओ P संवेग बराबर क्या था √2m के, संवेग बराबर 2 घटक के याद करेगा, संवेग बराबर 2 घटक से कहानी खत्म नहीं समझे, संवेग बराबर क्या हो जाएगा 2m के, समझो ना 2 घटक के, तो क्या हो जाएगा कहानी क्लियर आपका रहेगा √2m के ना जी। चलो तो यहाँ पर अगर हम रखें इसकी जगह पे तुम्हारा फार्मूला क्या बनेगा लैम्डा बराबर एच अपान में √2m के, जहाँ बताओ जल्दी से ये क्या है गतिज, ये क्या है फिर गतिज ऊर्जा बराबर मैं बताया हूँ, क्या बताया हूँ √2m eV0 ना जी, के बराबर कार्यफलन W और बराबर क्या eV0, यानी व्यापक फार्मूला आपका सभी बन गया, क्या बना h बाई पी h बाई एम बी h बाई √2m के h बाई √2m eV0, इन फार्मूले से आप लगभग जितने भी न्यूमेरिकल हैं आसानी से क्या करेंगे सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। कर लो इसको यहाँ से पूरा थ्योरी में लिख दिया, माना फोटान का द्रव्यमान नियम है, यहाँ थोड़ा सा मालूम माना फोटान का गतिज द्रव्यमान ना जी, कौन सा द्रव्यमान गतिज द्रव्यमान नियम है, अब इसका वेग c है आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से, किस सिद्धांत से
करिए इसको करिए। पास कर दीजिए सुनो बस इसी को जनरेट कर लिए। क्या जनरेट करें? ये आखिर ये फार्मूला लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी लड़के पढ़ लिए, कहते हैं हाँ यही फार्मूला है जो तरंग मतलब तरंग के गुण और कण के गुण को बताता है। अरे हम कहते हैं इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि तरंग और कहाँ लिखा हुआ है कण? तो यानी कोई आपसे पूछे कि जरा ये बताइए कि ये फार्मूला कैसे तरंग और कण प्रकृति को जोड़ रहा है, यही पढ़ रहे हो ना कि कण ही तरंग है, तरंग ही कण है, और उसका जो लिंकेज है वो ये फार्मूला दे रहा है। तो ये लिंकेज कैसे आप किसी को समझाएंगे कि हाँ यही कण है और यही क्या तरंग है? इसके लिए आपको देना पड़ेगा, ये वक्तव्य रखना पड़ेगा कि लैम्डा किससे संबंधित होता है? तरंग से। किसी भी तरंग की तरंग दैर्घ्य किससे संबंधित है? लैम्डा से है। और जो संवेग होता है वो किससे रिलेटेड होता है? कण से। संवेग किससे रिलेटेड है? कण से, है ना? तो यानी संवेग जब भी हम निकालेंगे तो कण से रिलेटेड होता है। कण का संवेग न्यूटन से स्टार्ट हुआ था, संवेग समय परिवर्तन की दर लगाए गए बल के क्या होता है? बराबर होता है। फिर उसी संवेग परिवर्तन से त्वरण, गणितीय रूपा, कई चीजें हुई। तो ओवरऑल जो आपका संवेग है वो क्या बताता है? कण प्रकृति। संवेग क्या बताता है? कण प्रकृति। और लैम्डा क्या बताता है? तरंग प्रकृति। और यहाँ पे लैम्डा और संवेग का दोनों का आपस में क्या हो गया? संबंध हो गया। इसलिए कहा जाता है कि de Broglie का यह समीकरण तरंग और कण प्रकृति को जोड़ता है। अब समझा? लैम्डा किससे संबंधित होता है? तरंग से। और संवेग किससे है? कण से। और लैम्डा यानी तरंग और कण का आपस में क्या हो गया? संबंध हो गया। इसलिए इसे कहा जाता है ये प्रकाश की द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करता है। इसके नीचे नोट में लिखिए, लिखो, नहीं थोड़ा सा एनालिसिस, फार्मूले का एनालिसिस लिखिए। बोल रहा है, देखिए de Broglie तरंग दैर्घ्य के समीकरण में, de Broglie तरंग दैर्घ्य के समीकरण में de Broglie तरंग दैर्घ्य के समीकरण में लैम्डा तथा संवेग, एक मिनट, तरंग दैर्घ्य तथा संवेग दोनों है। हाँ, तरंग दैर्घ्य तथा संवेग दोनों है, परंतु तरंग दैर्घ्य तरंग से संबंधित होता है। तरंग दैर्घ्य तथा संवेग दोनों है ना, परंतु तरंग दैर्घ्य तरंग से संबंधित है और संवेग कण से संबंधित है, और संवेग कण से संबंधित है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि फोटॉन तरंग एवं कण दोनों का गुण रखता है। फोटॉन तरंग एवं कण दोनों का गुण रखता है। दोनों का गुण रखता है। इसीलिए इस समीकरण को प्रकाश की द्वैत प्रकृति का अंतर संबंध समीकरण कहा जाता है।
अंतर संबंध, प्रकाश की द्वैत प्रकृति का अंतर संबंध समीकरण कहा जाता है। अंतर संबंध समीकरण कहा जाता है। ठीक है, यानी ये द्वैत प्रकृति का समीकरण क्यों है? क्योंकि एक तरफ लैम्डा है जो कि क्या है, तरंग से संबंधित है, और एक तरफ संवेग है जो कण से संबंधित है, और दोनों आपस में इक्वल हो गए, यानी तरंग का कण और कण से तरंग में रिलेशन है। ये हो गया। अब इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि द्रव्य तरंगों के तरंगदैर्घ्य की निर्भरता क्या है। एग्जाम में आता है 100% इसे MCQ। अरे आया था, अभी कल हम कराए थे ना कि निम्न में से द्रव्य तरंगें किन पर निर्भर नहीं करती हैं, तो आप कहते हैं आवेश पर। इस पर आवेश पर। तो इसी फार्मूले से थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसके संबंध के बारे में सीखेंगे कि क्या कंडीशन है, कैसे क्या होता है। तो अगला टॉपिक लगाइए, लिखिए द्रव्य तरंगों के तरंगदैर्घ्य की निर्भरता। अगली हेडिंग लिखिए द्रव्य तरंगों के तरंगदैर्घ्य की निर्भरता। द्रव्य तरंगों के तरंगदैर्घ्य की निर्भरता। द्रव्य तरंगों के तरंगदैर्घ्य की निर्भरता, यानी जो द्रव्य तरंगें हैं वो किन किन कारकों पर निर्भर करती हैं। तो सबसे पहला जो कारक है, फार्मूला सब कुछ आपको एक्सप्लेन करेगा। पहला h/p, क्या यहाँ से मिला, यानी संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। तो द्रव्य तरंगदैर्घ्य संवेग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि यदि हम संवेग बढ़ा देंगे, अरे आधा नहीं हो जाएगा, बढ़ा देंगे तो लैम्डा छोटा हो जाएगा, और संवेग कम कर देंगे तो तरंगदैर्घ्य बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लिखिए पहला द्रव्य तरंगें संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। द्रव्य तरंगें संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। द्रव्य तरंगें संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। ठीक है, पहला फैक्ट हो गया। अब ये नहीं लिख पा रहे हैं कि संवेग बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उल्टा मतलब समझो ना, बढ़ा दोगे तो घट जाएगा, घटा दोगे तो बढ़ जाएगा। दूसरा जो यहाँ से निकलेगा लैम्डा = h/p, लैम्डा = h/mv, यानी यहाँ से क्या निकला, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती और वेग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी यदि हम द्रव्यमान कम करते जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे इसमें क्वेश्चन अगर बनाना हो तो आपको कहा जाए कि समान वेग से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गतिशील है, तो किससे बद्ध तरंगदैर्घ्य बड़ा होगा और छोटा होगा। दोनों समान वेग से गतिशील हैं, जिस वेग से इलेक्ट्रॉन गतिशील है उसी वेग से प्रोटॉन गतिशील है, तो इसका द्रव्य तरंगदैर्घ्य क्या होगा, बड़ा होगा। तो कैसे बताओगे द्रव्य तरंगदैर्घ्य, ये बोलो। यहाँ बताओगे दोनों का सेम है, ये कांस्टेंट रख दिए। अब मास पे डिपेंड करेगा, किसका द्रव्यमान ज्यादा है, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा है तो इसकी तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी, छोटी, और इलेक्ट्रॉन का कम है तो इसकी तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। समझ में आया ना। तो यानी दूसरा निष्कर्ष ये निकला कि द्रव्यमान तथा वेग के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। अब इसी में और आप निकाल सकते हैं क्या, यदि हम द्रव्यमान को कम करते करते शून्य कर दें, यानी मास जो है वो क्या हो जाए, टेंस 0 शून्य, तो लैम्डा समानुपाती 1/0 तो समझते हो, इंफिनिटी, यानी लैम्डा क्या हो जाएगा, इंफिनिटी क्या हो जाएगा, यानी तरंगदैर्घ्य बहुत बड़ी हो जाएगी। और एक और कंडीशन है, क्या है, लैम्डा समानुपाती क्या हो गया, 1/v। यदि हम वेग को 0 कर दें तो तब इसकी तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। आया ना। यही रीजन है, यही तर्क दिया जाता है कि एक नॉर्मल कोई खिलाड़ी, जैसे हम आप बैठे हैं, हम भी खड़े होकर स्टेशन क्या करें, पढ़ा ही रहे हैं,
तो हम लोग का वेग क्या है, शून्य है। तो वेग शून्य है तो हम लोगों से तरंग दैर्घ्य जो निकलेगी वो क्या हो जाएगी, अनंत। क्या निकलेगी, अनंत। और इतनी बड़ी तरंग दैर्घ्य को मापने वाला कोई नई उपकरण है, इसलिए वो तरंगे हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। यानी ये नियम ऐसे बताते हैं कि हर इस दुनिया की हर एक वो चीज़ जो रुकी हुई है उससे इतनी बड़ी बड़ी तरंगे निकल रही हैं, तरंग दैर्घ्य निकल रहा है कि हम लोग उसे मेजर नहीं कर पा रहे। उनका तरंग दैर्घ्य क्या है, अनंत है। समझ में आ रहा है? अनंत मतलब कि वो इतना भयंकर तरंग निकल रहा है कि वो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड को ऐसे क्रॉस करते हुए चला जा रहा है, मेजर ही नहीं कर सकते आप। और किसी का कण बहुत छोटा है तब भी अनंत है। दोनों कंडीशन में बड़ी तरंग दैर्घ्य ये क्या करती हैं, उत्सर्जित करती हैं। फिर उसके बाद यहाँ देखो ये हो गया ना, यानी अगला लिखिए, द्रव्य तरंगे द्रव्यमान तथा वेग के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। अगला लिखिए, हाँ दूसरा नहीं उसी दूसरा पॉइंट लिखिए, द्रव्य तरंगे की द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य, लिखो द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य कण के द्रव्यमान एवं वेग के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। कण के द्रव्यमान एवं वेग के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। यानी द्रव्यमान अगर आप बढ़ाते जाओगे तो तरंग दैर्घ्य छोटा होता चला जाएगा, द्रव्यमान कम करते जाओगे तो तरंग दैर्घ्य बढ़ता चला जाएगा। द्रव्यमान शून्य कर देने से तरंग दैर्घ्य अनंत, वेग शून्य कर देने तरंग दैर्घ्य अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला क्या है बताओ, देखो आयतमान mg हो गया, फिर क्या था √2mg। अभी मतलब प्रूव कराया था गति ऊर्जा तथा संवेग में संबंध P बराबर √2mg कैसे होता है। यानी अगर आप क्या करते हैं, इसकी गति ऊर्जा बढ़ाते जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य छोटा होता चला जाएगा। तो नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, लैम्डा इक्वल टू 1/√2mg, लैम्डा ना, इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा, अरे भाई गति ऊर्जा मतलब द्रव्यमान हो गए mv², द्रव्यमान बढ़ा दोगे तब भी घटेगा, यानी गति ऊर्जा बढ़ाते जाएंगे उसकी तरंग दैर्घ्य छोटा होता चला जाएगा। लिखिए द्रव्य तरंगों का तीसरा पॉइंट, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य गतिज ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य गतिज ऊर्जा के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य गतिज ऊर्जा के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य यानी जो होती है तरंग दैर्घ्य गति ऊर्जा के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया। अगला जो कंडीशन है, अब देखो प्रकाश कैसी तरंगे हैं, EMW विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो क्या द्रव्य तरंगों से जो तरंगे निकलेंगी वो भी विद्युत चुंबकीय होंगी। आ रहा है नहीं समझ में? अब यहाँ पे मामला फिर देखो अब जटिल कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक। और उसी विद्युत चुंबकीय तरंग से क्या हो रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव हो रहा है, जो आप पढ़े इसके पहले। तो ये बताइए कि जब हम किसी द्रव्य को बहुत तीव्र वेग से फेंकेंगे तो उससे जो तरंगे निकलेंगी तो क्या वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होंगी कि नहीं? नहीं, विद्युत द्रव्य तरंगे कभी विद्युत चुंबकीय तरंगे हो ही नहीं सकती। क्यों? विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण कब होता है, जब वो आवेशित कणों से बनी हो, इससे, और वो आवेशित कण बहुत उच्च आवृत्ति से कंपन कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी निकाले थे, याद है 10⁻14? अभी पीछे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करे थे C बराबर लैम्डा पे, तो आप हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते थे दृश्य प्रकाश का ही ना, लाल बैगनी नीला का जब हम लोग निकालते थे तो आवृत्ति कितनी आती थी, 10⁻14। अरे भाई 10⁻14 बहुत हाई फ्रीक्वेंसी हो गया। यानी वो आवेशित कण जब इतनी हाई फ्रीक्वेंसी से क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, तब ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे बनेंगी।
यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों को बनने के लिए पहली बात तो कण आवेशित होना चाहिए और आवेशित होने के साथ साथ बहुत उच्च आवृत्ति से वाइब्रेट करना चाहिए, उसमें कंपन बहुत हाई होना चाहिए। जबकि द्रव्य तरंगों में कण पे कौन सा आवेश होता है? कोई आवेश नहीं होता। कण में जितने इलेक्ट्रॉन उतने क्या है? प्रोटॉन है। हाँ, इलेक्ट्रॉन जरूर आपका आवेशित है। हम लोग लैब में डेविसन और जर्मन जो एक्सपेरिमेंट करे वो किस कण से करे? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन तो आवेशित है नहीं, मगर आवेशित है तो इसमें हम लोग क्या करे थे, अभी हम बताएंगे, फिर बताएंगे आएगा, तो इसमें हम लोग क्या करे थे? बहुत तीव्र वेग से गति ऊर्जा दिए थे कि वाइब्रेशन दिए थे? गति ऊर्जा दिए थे, यानी उसमें कंपन नहीं था। द्रव्य तरंगे जब भी निकलेंगी तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होंगी। विद्युत चुम्बकीय तरंग होने का शर्त क्या है कि वो आवेशित कण हो और बहुत हाई फ्रिक्वेंसी से क्या करे? कंपन करेगा, तभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे बनेंगी। तो लास्ट देखिए, द्रव्य तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं। द्रव्य तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं। द्रव्य तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए आवेशित कणों में कंपन बहुत उच्च गति से होना चाहिए। कणों में कंपन बहुत ही तीव्र गति से होना चाहिए। आवेशित कणों में कंपन बहुत तीव्र गति से होना चाहिए। हो गया? और आगे लिख लीजिए, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य आवेश पर निर्भर नहीं करता है। लास्ट टॉपिक था, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य आवेश पर निर्भर नहीं करता है। हो गया? यानी द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य किस पर निर्भर नहीं करता है? आवेश पर। तो किस पर निर्भर करेगा? संवेग, द्रव्यमान, वेग, गतिज ऊर्जा, विभव ना, परंतु वो आवेश पर निर्भर नहीं करेगा। और एक चीज आप क्या जान लिए कि द्रव्य तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसके होने के लिए आवेशित कण बहुत उच्च गति से होना चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। अब सबसे लास्ट, मतलब कि अगर 30% में अगर आपका डेविसन और जर्मन अगर कट गया होगा तो लास्ट ही समझो, और नहीं है तो उसे भी एक दिन हम क्या करेंगे, समझा देंगे। डेविसन और जर्मन बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है वो। ठीक है, डेविसन जर्मन का बड़ा अगर यदि होगा ना तो उसमें एक न्यूमेरिकल होता है, कैसे कि विवर्तन किसी धातु के ऊपर डाल करके, मतलब अणुओं परमाणुओं के बीच की दूरी नापी जाती है। केमिस्ट्री में उसका यूज है, ऐसे समझ लीजिए। केमिस्ट्री में डेविसन जर्मन के फिर मतलब ये पता कर लेते हैं ना, जैसे अभी हम लोग के यहाँ नॉर्मली ये शास्त्री ब्रिज जो पुल था, ट्रक वगैरह बंद हो गई है ना, इसमें नहीं जाने देती हैं लोडेड ट्रक। कैसे पता कर लिए भाई? लोहा वही है, वो क्रैक नहीं हुआ है। नॉर्मली हम लोग क्रैक का मतलब क्या समझते हैं? टूट जाए, हाँ, दरारें पड़ जाए। दरारें नहीं दिख रही हैं, फिर भी उसे आए इंजीनियर और कह दिए कि नहीं इसमें दरारें पड़ गई हैं। कैसे जानते हो? वही करते हैं, जो तीव्र गति के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या करते हैं, धातु के पृष्ठ के ऊपर डालेंगे। जब वो तीव्र गति से टकराएंगे तो यदि धातु के अंदर क्रैक आया रहेगा, एक फ्रैक्चर होता है, एक क्रैक होता है, दरारें आती हैं। दरारें अगर आई रहेंगी तो जा करके वो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन उन दरारों के बीच में विवर्तन कर देगा। क्या कर देगा? विवर्तन। और विवर्तन होने का मतलब इसके बीच में दरार पड़ चुका है, और दरार अगर पड़ चुका है तो इस पर हाई लोड नहीं जाना चाहिए। तो डेविसन और जर्मन का बताओ, हम लोग के आसपास की चीज़ों का क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है। हाँ, एक जगह और बढ़िया इसका, मेरे अपने ही मित्र हैं कौन दुबे जी, उनसे बात होती है तो कहते हैं कि जो DRDO है वहाँ एक डिपार्टमेंट है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो बताते हैं कि जब भी कोई ज़रूरत होती है, सेना को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे मान लो कोई तोप बनाना है
कोई हैवी मेटल बनाना है तो वो ऑर्डर देते हैं DRDO को कि मुझे इस क्वालिटी का मटेरियल चाहिए, इतनी मजबूती होनी चाहिए। तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, लोहे को मतलब कि तरह तरह की धातुओं को मिलाते हैं, मिश्र धातु ऐस वगैरह मिलाते हैं। मिलाने के बाद टेम्परिंग पेंचिंग जो उनके प्रोसेस से करते हैं, उसके बाद वही उस रेस को डालते हैं। यदि वो रेस सॉलिड हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर सॉलिड हुआ है तो क्या हो जाएगा, वही डिफ्रैक्शन नहीं होगा। तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इसमें डिफ्रैक्शन नहीं होंगे, डिफ्रैक्शन नहीं होंगे तो वो जान जाएंगे कि यानी इसके अंदर जो मजबूती का रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें आ चुकी हैं। समझ में? तो डेविसन और जर्मन का एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं डेली लाइफ में तो है ही, और थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड है, जितनी स्टैंडर्ड चीज़ें हैं वो आपके कोर्स में 30% से क्या कर दे रहे हैं, वो सब रिड्यूस कर दे रहे हैं। जहाँ थोड़ी हाई चीज़ें, अच्छा देखना ध्रुवण 2 पेज का है, 2 पेज का है कि नहीं, विवर्तन 2 पेज का है। मगर आप आगे चल करके जब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो पता चली कि आधी बुक पोलराइजेशन पे है, आधी की पूरी बुक इंटरफियरेंस पर है, तो उसमें आपको काफ़ी डिटेलिंग मिलेगी। और वो तो हायर क्लासेस का छोटा छोटा पार्ट करके आपको दे दिया जाता है। इसलिए ये लोग क्या मानते हैं कितने 2 पेज में कितना एनएससी मिलेगा, जब 30% जहाँ तक हमें लगता है वो रिड्यूस करते चले गए। एक बार रिड्यूस हो गया तो रिड्यूस मतलब कम कर दिए तो 30% में चीज़ें कम ही करते चले जा रहे हैं। चलिए अब आप लिखिए इलेक्ट्रॉन से बद्ध, हाँ इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गणना, इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गणना। इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गणना, यानी अब ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट डालो। न्यूमेरिकल के लिए है, जितना हम आपको फार्मूला लिखवा रहे हैं वो सब किसके लिए रहेगा, न्यूमेरिकल के लिए रहेगा। अभी कल एक चर्चा में किया था ना 1 2 3 7 5 ऐसे था ना डायरेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन दे देगा क्वेश्चन में कि किसी प्रकार इलेक्ट्रॉन को कितने हाई वोल्टेज के स्रोत से हम क्या कर दिए, त्वरित कर दिए। तो चलो बताओ, जब त्वरित कर दिए भाई इसकी वेग आ गया, वेग आ गया तो द्रव्य तरंगे निकलेंगी, तो द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य क्या है, ये एमसीक्यू में कभी आ जाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के लिए क्या फार्मूला है, प्रोटॉन के लिए क्या फार्मूला है, और अल्फा कण के लिए। इसमें देख रहे हैं नवीन यानी कुमार मित्तल वाली बुक में सिर्फ क्या दिया है, एक फार्मूला दिया, इलेक्ट्रॉन से बद्ध। किससे बद्ध, अगर हम आपको किससे किससे कराएंगे, प्रोटॉन और अल्फा कण से। बस आपको थोड़ा वैल्यू याद करना है। देखिए अब जो इसमें कैलकुलेशन किया है वो बहुत लंबा कैलकुलेशन कर गया आपकी बुक में, लैम्डा इक्वल टू अंडर रूट 12.27/√v करके है फार्मूला। उस फार्मूले को बड़ा लंबा ये खींचा है डेरिवेशन करने के लिए। मगर हम क्या करेंगे, आपको जितने फार्मूले हम यहाँ बता चुके हैं, डेरिवेशन भी करवा दिए हैं, तो हम उतना लंबा हम लेकर के नहीं जाएंगे। ठीक है, बस आपको डायरेक्ट फार्मूला डेरिवेशन करा दिया तो बार बार थोड़ी नहीं कराऊंगा। चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है भैया, 9.1 × 10⁻³ ना। घबराइए मत, बोर्ड एग्जाम जब आप देने जाएंगे तो वहाँ पे सभी नियतांकों का मान दिया रहता है, सब लिखा रहेगा एक तरह से। क्या क्या लिखा रहेगा बताएं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का आवेश, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, एप्सिलॉन नॉट का मान, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता का मान, एप्सिलॉन नॉट यानी विद्युत की चुंबकशीलता का मान। उसके बाद आप मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको दिया रहेगा। ठीक है, एच का मान दिया रहता है, प्लांक नियतांक, एच का भी मान इसमें दिया रहता है। प्रकाश का चाल दिया रहता है 3 × 10⁸। पूरी की पूरी वैल्यू आपको दी गई रहेगी, याद करने की जरूरत नहीं है। पेपर देखना और इसमें जो दिया रहेगा उसी के हिसाब से कैलकुलेशन आपको कर लेना है। चलिए तो लैम्डा ई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन का जो तरंग दैर्घ्य है, मतलब इलेक्ट्रॉन को बहुत तीव्र वेग से अगर गतिशील करा दें तो उसकी जो तरंग दैर्घ्य है उसका फार्मूला क्या होगा,
देखो ये और ये तो अपनी जगह है, आप ये लिखेंगे √2 गतिज ऊर्जा, परंतु आप जानते हैं क्या गति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, ऐसे रहेगा ना, या फिर EV0 ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू EV0। अब देखो किया क्या है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पहुँच गए। एच की वैल्यू बताओ, 6.634 इंटू 10 पावर अप्रॉक्सीमेट 6.6 ना ये, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश अपान में जितने वोल्टेज से इसे क्या किए हैं, त्वरित किए हैं। ठीक है, अब आप बात नहीं, इस पूरे वैल्यू को आप क्या करिए, सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो जो इसका आएगा कितना आता है, 12.27 अपान में √v, और ये तरंग आता किसमें है, एंगस्ट्रॉम। नहीं समझे, इस पूरे वैल्यू को हम लोग क्या करें, सॉल्व करें, -21 -16 इसमें गुणा करें, वर्गमूल ले भाग करें, जा करके 12.27 गुणते 10 घाते -10 आएगा, 10 घाते -10 क्या है, एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू हो जाती है 12.27 अपान √v एंगस्ट्रॉम। अब आप फार्मूला याद करना, इलेक्ट्रॉन से बद्ध द्विध्रुवीय तरंग दैर्घ्य जब वोल्टेज दिया हो तो क्या होता है, 12.27 अपान √v एंगस्ट्रॉम। क्या होगा, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में हमारी वैल्यू आ जाएगी। सेम ऐसे ही हम लोग किसके लिए निकालेंगे, अभी प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, फिर ऐसे किसके लिए, अल्फा कण के लिए, है कि नहीं, फार्मूला सब वही चलेगा, बस वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। जैसे प्रोटॉन के लिए देखोगे क्या आएगा, बताओ, H अपान √2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू EV0, फिर वैल्यू रखोगे वो चेंज होकर के एक वैल्यू आ जाएगा अल्फा कण के लिए। तो आपको डायरेक्ट ऐसे क्या रखने हैं, वैल्यू याद रखने हैं, क्या रखने हैं, वैल्यू याद रखने हैं। आपके बुक में सिर्फ किसका दिया है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन और अल्फा कण का भी आपको याद करना पड़ेगा। पहले ये कर लेते हैं, ये कर लीजिए, यहाँ पे कैलकुलेशन देखने डायरेक्ट हुआ है ना, कैलकुलेशन कर लेना, नहीं इतना डायरेक्ट रख देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम में कहाँ टाइम लगेगा, आप डायरेक्ट वैल्यू याद करेंगे। प्रिंस कहाँ पे